पालकों और प्यारे बच्चों, आप सभी को एकता इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ की ओर से सविनय अभिवादन। आशा है आप लोग सभी अपने घर पे सुरक्षित होंगे, अपनी और अपने परिवार के लोगों की पूरी देखभाल कर रहे होंगे। मैंने सोचा कि आज इस फुर्सत के क्षणों में आपसे एक बहुत आम समस्या पर कुछ अनौपचारिक बातचीत की जाए। और मुझे लगा कि आप में से हर कोई कभी न कभी अपने परिवार के किसी सदस्य, खासकर बच्चों में होने वाले बुखार से परेशान रहा होगा। तो बुखार एक बहुत आम समस्या है। अक्सर मैं पालकों से प्रश्न किया करता हूं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमें बुखार क्यों आता है। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, लेकिन अगर आप उसकी व्याख्या करना चाहेंगे, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से सोचेंगे, तो हम लोगों को सभी को ये लगेगा कि जो जानकारी हमें बुखार के बारे में होनी चाहिए उसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। अमूमन मैं ये कह सकता हूं कि जब हमारे शरीर में बाहरी कोई संक्रमण प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की स्वाभाविक प्रक्रिया होती है कि हमें बुखार आता है। और ये बात लगभग 90% से ज़्यादा मरीजों में लागू होती है। हम उन 10% लोगों की बात नहीं कर रहे हैं जिनमें बुखार के अन्य कारण भी हो सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक रोजमर्रा की जिंदगी में बुखार का मतलब है संक्रमण, और जब हम संक्रमण की बात करते हैं तो हम मुख्यतः वायरस, जिन्हें हम विषाणु कहते हैं, और बैक्टीरिया, जिन्हें हम जीवाणु कहते हैं, ये दो बाहरी आक्रमण संक्रमण की हम बात करते हैं। जब हमारे शरीर में संक्रमण होता है तो हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली है जो ये बाहरी तत्वों के आक्रमण को पहचानती है। पहचानने के बाद वो सुरक्षा प्रणाली को गतिशील, चलायमान करती है, और इसके लिए हमें प्रकृति ने एक नैसर्गिक प्राकृतिक प्रतिरोधात्मक क्षमता दी है जो इन बाहरी आक्रमणों को पहचानती है। पहचानने के बाद हमारा शरीर एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया करता है, और ये जो रसायन पैदा होते हैं, ये रसायन मस्तिष्क में, ब्रेन में, जहां हमारे शरीर के तापमान का संचालन होता है, नियंत्रण होता है, जो कि शरीर के तापक्रम को एक बहुत छोटी सी रेंज में, छोटे से नैरो रेंज में कायम रखता है, उस पर इनका असर होता है। और जो लोग फिजिक्स को समझते हैं वो जानते हैं कि हम इसे थर्मोस्टैट कहते हैं, और साधारणतः हमारे शरीर के तापमान को 98-99 के आसपास रखने के लिए ये एक पॉइंट पर सेट होता है। लेकिन जब बाहरी संक्रमण होता है तो हमारा यह थर्मोस्टेट थोड़े से ऊपर पर सेट हो जाता है। साथ ही ये जो रसायन पैदा होते हैं, ये हमारे शरीर के जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, जिन्हें आप लोग रिपोर्ट में WBC के रूप में देखते हैं, सब लोग जानते हैं, उन्हें गतिशील करता है कि ये संक्रमण की जगह पर पहुंचे। हमारे हमारी सुरक्षा प्रणाली की ये पहली कवच है। जब ये श्वेत रक्त कणिकाएं या व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पहुंचती हैं तो हमारे शरीर के में प्रविष्ट संक्रमण को वहीं पर रोकने का ये प्रयास करती हैं।
तो मोटे तौर पे ये जो केमिकल्स एक प्रतिक्रिया के तौर पर हमारे शरीर में पैदा होते हैं, ये तत्व हमारे शरीर के तापमान के लिए जिम्मेदार होते हैं। आमतौर पे जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में संक्रमण होते हैं, उनमें हमारे शरीर का तापमान सामान्यतः इतना ऊंचा नहीं जाता है जिससे कि तापमान अपने आप में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। कहने का मतलब यह है कि ऐसे बुखार जिसमें कि तापमान अपने आप में शरीर को हानि पहुंचाता है, वे कारण बहुत असामान्य होते हैं। जैसे कि आमतौर पर धारणा है कि गर्मी के महीने में मरीज को किसी भी तरह से, किसी भी कारण से अगर बुखार आता है तो पालक उसको बोलते हैं कि लू लग गई है। लू लगना एक बहुत अलग तरह की समस्या है, जो कि बहुत ऊंचे तापमान में, वातावरण के बहुत ऊंचे तापमान में जब आप बहुत लंबे समय के लिए बाहर रहते हैं, तब हमारे शरीर का जो तापमान संचालन का जो केंद्र है वो जब विफल हो जाता है, तो मेडिकल भाषा में उसे हम लू लगने की बीमारी कहते हैं, जो कि काफी गंभीर बीमारी होती है और जिसमें शरीर का तापमान 106-107 तक चला जाता है। तो आमतौर पे हमारे शरीर में जब संक्रमण जाता है तो हमारा तापमान इतना ज्यादा नहीं जाता कि वो अपने आप में शरीर को नुकसान पहुंचाए। ये एक बात समझना बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये जरूरी है समझना कि तापमान का बढ़ना या बुखार का आना एक बीमारी का लक्षण है, अपने आप में बीमारी नहीं है। इसलिए हमें बुखार क्यों आ रहा है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि हमारा बुखार कितना होता है। आमतौर पर सर्दी, खांसी, दस्त लगना, गले में खराश होना, शरीर में कुछ थोड़े बहुत फोड़े फुंसी होना, ये आमतौर पर हमारे बुखार के अमूमन कारण होते हैं। इसलिए जब भी आपके बच्चे को बुखार आता है तो मैं पालकों से यही अनुरोध करता हूं कि आप अपने आप से कुछ प्रश्न करिए। और हर माँ ये बहुत अच्छे से एक कुशल चिकित्सक की तरह ही अपने बच्चे के स्वास्थ्य का आंकलन कर सकती है। हमें उनकी क्षमता पर पूरा विश्वास है। हम जानते हैं कि माँ का जो अनुभव होता है, माँ जो निर्णय करती है, वो बहुत बार सही उतरता है। इसलिए हर माँ को ये चाहिए कि वो ये प्रश्न करे कि क्या मेरा बच्चा बीमार लगता है। ठीक है, जब थोड़ा बुखार आता है, बच्चा थोड़ा सुस्त हो जाता है, अनमना सा हो जाता है, कभी कभी चिड़चिड़ा भी हो जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है, ये अमूमन बुखार के साथ होने वाले आम प्रतिक्रियाएं हैं। लेकिन सभी पालकों को जो एक बात पे विशेष ध्यान होता है कि देना होता है कि क्या जब आपके बच्चे का बुखार उतरता है या कम हो जाता है, उस समय बच्चे की स्थिति कैसी होती है। अगर आप इसका आकलन करें और आपको ये पता चले कि जब आपके बच्चे का बुखार कम होता है और बच्चा बेहतर महसूस करता है, उस समय अगर बच्चा सक्रिय होता है, खेलने लगता है, ये मोटे मोटे तौर पे हमें ये दर्शाता है कि कोई गंभीर बीमारी उसके बुखार का कारण नहीं है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं कि मान लीजिए आपके बच्चे को मस्तिष्क का ज्वर है, जिससे कि हम लोग आमतौर पे बहुत भयभीत होते हैं और स्वाभाविक भी है और होना भी चाहिए। जब आपके बच्चे को मस्तिष्क ज्वर होगा तो उसका बुखार भी उतर जाएगा, तो उसकी चंचलता, उसकी सक्रियता, उसकी जागरूकता ये सामान्य नहीं होगी। इसी तरह आपके बच्चे को अगर निमोनिया है, जो कि हमारे यहाँ के बच्चों में एक गंभीर बीमारी का और बच्चों में अधिकतम बच्चों में मौत का कारण भी बनता है। अगर किसी बच्चे को निमोनिया है, आपने दवाई देकर या पानी की पट्टी कर कर उसका बुखार कम भी किया, तो उसकी सांस की रफ्तार तेज जो रहती है वो कम नहीं होगी। बच्चे की पसली में अगर गड्ढे पड़ रहे हैं तो वो गड्ढे पड़ना बंद नहीं होगा। तो इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बुखार किस कारण से आ रहा है। इसलिए जब आपके बच्चे का बुखार कम होता है
तो माताओं को कुछ चीज़ों पे विशेष ध्यान देना होता है कि बच्चे की जागरूकता कैसी है, उसकी चंचलता कैसी है, सजगता कैसी है, बच्चा आपके हाव भाव को किस तरह से वो रिस्पॉन्स कर रहा है। क्या आपके बच्चे को किसी तरह के झटके आए हैं? क्या आपके बच्चे की सांस तेज चल रही है? अगर सांस तेज चल रही है तो आप उसकी छाती और पेट के बीच के भाग पर अपना ध्यान केंद्रित करिए और देखिए कि क्या आप बच्चे की सांस तेज चल रही है। वहां पे ये ध्यान दीजिए कि क्या उसके पसली के नीचे या पसलियों के बीच में या छाती के बीच की जो हड्डी है उसके जस्ट नीचे अ, किसी तरह के गड्ढे पड़ रहे हैं क्या। ये बहुत आवश्यक है ध्यान देना। ये हमें बताता है कि आपका निमोनिया, बच्चे को निमोनिया होने की संभावना है और ये निमोनिया गंभीर भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे का पेट फूलता है, बुखार उतर जाता है तब भी उसका पेट फूला हुआ है, आप उसका पेट छूने की कोशिश करते हैं तो वो आपको ऐसा करने नहीं देता है, ये हमें बताता है कि भाई संभावना है कि उसके पेट में गंभीर संक्रमण हो सकता है। अगर आपके बच्चे का पेशाब कम होता है, ये एक बहुत आवश्यक मापदंड है जिस पर हर पालक को ध्यान देना चाहिए कि जब आपके बच्चे को बुखार हो रहा है तब उसको पानी भरपूर मात्रा में मिले और हमें ये देखना चाहिए कि एक औसत तौर पर बच्चा 24 घंटे में 5 से 6 बार पेशाब कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसकी जागरूकता, उसकी सांस, उसका पेट का फूलना, उसका पेशाब, ये सारी चीज़ों पे आपको लगातार ध्यान देना है और केवल बुखार से आपको परेशान नहीं होना है। एक दूसरी बात जो मैं आमतौर पे अपने पालकों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपके बच्चे को बुखार है और वो आसानी से, बड़े आराम से सो रहा है, तो आपको अनावश्यक रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका बच्चा अगर रात को अच्छे से सो रहा है तो रात को आपको रात जाग के नहीं काटनी है। आप उससे सिरहाने पे थर्मामीटर लेके बैठ गए, हर 2 घंटे में बुखार नाप रहे हैं कि बुखार तो कम ही नहीं हो रहा है, ये आपको नहीं करना है। अगर आपका बच्चा आराम से सो रहा है तो अकारण चिंता का विषय नहीं है। अब हम आते हैं कि जब बुखार आता है तो हम क्या करते हैं, हमारे क्या उपाय हमारे हाथ में हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जैसे ही बच्चे को बुखार आता है, लोग अतिरिक्त कपड़े पहनाकर या गर्म कपड़े पहनाकर, गर्म कपड़ों से ओढ़ाकर बच्चे को सुलाते हैं या रखते हैं। ऐसा करना मुझे लगता है कि फिजिक्स के एक आधारभूत सिद्धांत के खिलाफ है। आप सोच के देखिए कि जब आपके परिवार में आप या आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप कोई गर्म चीज को ठंडा करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसको फैला देते हैं, आप उसको पंखे के नीचे रख देते हैं ताकि उसका तापमान कम हो जाए। जब बच्चे को बुखार आता है तो हम ठीक इसका उल्टा करते हैं। एक हमारी मान्यता है कि पंखे की हवा बच्चे को नुकसान पहुंचाएगी बुखार में। मैं नहीं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य है। जब आपके बच्चे को बुखार आता है, पतले कपड़े पहनाइए, उसको वातावरण उसका ठंडा रहे। जब वातावरण ठंडा रहेगा तो बच्चे के शरीर से जो गर्मी है वो वातावरण में जाएगी, बच्चे का तापमान कम होगा। दूसरा उपाय जो हम लोग आमतौर पे करते हैं वो हम करते हैं कि बच्चे को पानी की पट्टी करते हैं। आइए अब इस बारे में भी हम थोड़ी चर्चा कर लें कि पानी की पट्टी हमें कैसे करना चाहिए, कौन सा पानी इस्तेमाल करना चाहिए। लोग आमतौर पर पानी लेते हैं, उसमें बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं और बर्फ के टुकड़े डालकर माथे पे एक छोटी सी पट्टी रख देते हैं। हमें यहाँ समझने की बात यह है कि जब हम शरीर को पानी की पट्टी से ठंडा करने का प्रयास कर रहे हैं तब हमारा एक आधारभूत हमारी सोच ये है कि शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को हमें ठंडा करना है। तो आप ये कर सकते हैं कि गुनगुना गर्म पानी यूज़ करिए। जब आप बहुत ठंडा पानी यूज़ करते हैं तो बच्चे को उस पानी के स्पर्श से ही उसको कंपन शुरू हो जाता है। जब आपके शरीर में कंपन होता है तो आपकी मांसपेशियां और अतिरिक्त ऊष्मा पैदा करती हैं, उससे बच्चे का तापमान बढ़ने का काफ़ी खतरा होता है। तो आप एक गुनगुने गर्म पानी में एक कपड़े को भिगोइए, उसको निचोड़ लीजिए, सिर से लेके पांव तक बच्चे के शरीर को
उस कपड़े से पोंछिए और पोंछने के बाद उस कपड़े को हटा लीजिए और थोड़ी देर आप इंतजार करिए। वो जो पानी आपके शरीर, बच्चे के शरीर पे लगा हुआ है, उसको हवा से भाप बन के उड़ने दीजिए। जब पानी भाप बन के उड़ता है तो शरीर से ज्यादा ऊष्मा लेता है और हमारे शरीर का तापमान कम होता है। तो ये दूसरी चीज है जो हम आमतौर पे करते हैं, और बच्चे को अगर हमें कंफर्टेबल बनाना है तो ये करना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन ठंडे बर्फ का पानी का इस्तेमाल मत करिए। सिर्फ माथे पे पट्टी रखने से आप शरीर के बहुत छोटे से हिस्से को ठंडा कर रहे हैं, जबकि हमारे शरीर के पूरे सरफेस एरिया को ठंडा करने की आवश्यकता है। तीसरी चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है दवा का उपयोग करते हैं। दवा के उपयोग को लेकर भी लोगों के दिमाग में बहुत भ्रांतियां हैं। हमें ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि बुखार में बुखार उतारने की दवा का क्या रोल है। आप अपने मन में एक कोई संख्या मत निर्धारित करिए। आप ये मत समझिए कि किसी बच्चे का बुखार 103 है तो मुझे 98 पे लाकर ही दम लेना है, क्योंकि ऐसे करने के प्रयास अधिकतर बार विफल होते हैं। जो भी बुखार की आमतौर पे दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं, खासतौर पे पैरासीटामोल सबसे उपयोगी और सबसे अपेक्षाकृत सुरक्षित दवा है, जो कि पूरी दुनिया में बुखार उतारने के लिए उपयोग में लाई जाती है। आपको ये समझना है कि बाजार में बहुत सारे ब्रांड नेम से पैरासीटामोल उपलब्ध है। मैं यहाँ उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोग सब अवगत है कि किस किस नाम से वो बाजार में उपलब्ध है। लोगों को लगता है कि मेरे बच्चे को ब्रांड ए नहीं सूट करता, ब्रांड बी सूट करता है, ब्रांड सी सूट करता है। इसमें कोई बहुत ज्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। आप उसे वैज्ञानिक कसौटी पर सही नहीं ठहरा सकते कि एक ए अच्छा करता है, बी अच्छा नहीं करता, सी अच्छा नहीं। आपकी सहूलियत के हिसाब से, जो घर में उपलब्ध है उसके हिसाब से और आपके भरोसे के हिसाब से आप कोई भी एक ब्रांड चुन लीजिए और उसका उपयोग करिए। लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं ये कहूंगा कि सारे ब्रांड एक जैसे ही काम करते हैं। जब आप दवा मुंह से लेते हैं तो उसका जो असर है वो चालू होने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। तो आपकी दवा का असर शुरू होगा 1 घंटे के अंदर। जब उसका अधिकतम असर होता है तो वो टेम्परेचर को 1 से 1.5 डिग्री कम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके बच्चे को अगर 103 बुखार है तो वो 101, 101.5 के आसपास आके रुक जाएगा। इससे पालक बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि इसको तो बुखार की दवा काम ही नहीं कर रही है, पता नहीं मेरे बच्चे को कितनी गंभीर बीमारी हो गई है कि बुखार की दवा भी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ समझने की कोशिश करिए कि बुखार की दवा देने का अभिप्राय या तात्पर्य यह है कि हम बच्चे को कंफर्टेबल बनाना चाहते हैं। हम किसी एक संख्या पे अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर रहे हैं कि हम चाहे जो हो जाए 98 पे लाके ही दम लेंगे। ये प्रयास बहुत बार विफल होता है, आपको परेशान करता है, आपको आशंकित करता है। इसलिए समझने की जरूरत यह है कि हम जो भी बुखार की दवा इस्तेमाल कर रहे हैं वो बच्चे के आराम के स्तर को बेहतर बनाने के लिए, आपका बच्चा ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करे इसलिए कर रहे हैं। तो अगर आप ये बात समझ जाएंगे तो आप एक दवाई के बदले में दूसरा विकल्प या 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन, या बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में वो स्टेरॉइड का उपयोग करते हैं। स्टेरॉइड जो है एक बहुत ही संवेदनशील दवा है जिसका उपयोग बहुत सोच समझ के हमें करना होता है। आप ये समझने की कोशिश करिए कि स्टेरॉइड जो है वो आपके शरीर की वही जो सुरक्षा प्रणाली है उसको निष्क्रिय करता है, तो आपको बुखार नहीं आता है। आप बहुत खुश होते हैं कि कितनी कारगर दवा, यानी डॉक्टर्स को क्यों नहीं समझ में आई इतनी छोटी सी बात कि ये दवा इतनी कारगर है, फिर भी एक प्रशिक्षित कुशल चिकित्सक उसको देने से मना करता है। तो आपको ये समझना है कि नाक में बैठी हुई मक्खी को मारने के लिए आप तलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस चीज के लिए उस दवा का उपयोग करते हैं।
तो मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि आप अपना अपनी सोच में इस बात को लाएं कि बुखार को 98 पे लाना हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य बच्चे को आराम पहुंचाना है। फिर बच्चे के खान पान को लेकर भी बहुत बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि बीमार बच्चा खाना नहीं खा रहा है। मैं अक्सर बड़े लोगों से पूछता हूँ कि जब आपको मामूली सी सर्दी खांसी होती है और आपका मन खाने को नहीं होता है, कोई आके आपको पूछता है कि क्या खाना खाओगे, तो आप एक बार सहजता से कहते हो कि नहीं भाई, मन नहीं कर रहा है। कोई दूसरी बार पूछता है, तीसरी बार पूछता है, तो आप झिड़क देते हो कि भाई नहीं समझ रहे हो क्या, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे नहीं खाना है। लेकिन जब बच्चा बीमार होता है तो स्थिति ठीक इसके उल्टे होती है। परिवार के जितने सदस्य हैं उनमें से हर एक आकर बारी बारी से बच्चे को, वो सोचता है कि देखो मैं कोशिश करके देखता हूँ, शायद मेरे हाथ से खा ले। और इस चक्कर में बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है। फीवर से वो ऑलरेडी इरिटेटेड है और आपके बार बार के प्रयास से उसका मन न होने के बावजूद भी आप उसके साथ जबरदस्ती करते हैं, तो बच्चा बिल्कुल बिफर जाता है। तो मेरा आग्रह यही है कि हमें बच्चे को खाना खिलाना जरूरी है। जब बीमार है तो उसके पोषण पे हमें ध्यान देना है। इसका उपाय सरलतम यही है कि आप प्रयास करिए। अगर बच्चा मना करता है तो आप रुक जाइए, उसका तापक्रम थोड़ा सा कम होने दीजिए और फिर आप पुनः प्रयास करिए। इससे संबंधित एक और बात जिसके बारे में मैं पालकों से चर्चा करना चाहूंगा कि बुखार आते ही पहले ही दिन लोगों के दिमाग में बहुत तरह के टेस्ट कराने का भूत सवार हो जाता है। हमें ये सोचना है कि जो टेस्ट उपलब्ध हैं, क्या वो टेस्ट पहले दिन आपकी बीमारी का कारण आपको बता सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि अगर आपने मान लीजिए जाके काउंट्स, ब्लड के WBC काउंट करा लिया, लोग जो प्रिंट में जो रेंज लिखी होती है उससे थोड़ा सा ऊपर जाता है तो आपका कंप्यूटर उसको हाईलाइट करके हाई लिख देता है। हमें ये समझना है कि इन चीजों से हमें बीमारी का पता लगाना कठिन होता है। तो पहले ही दिन जाकर बुखार के लिए टेस्ट कराना बिल्कुल भी सही नहीं है। खास करके मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आते हैं, मैं उनसे एक तरह से करबद्ध अनुरोध करना चाहता हूं कि 2 दिन का बुखार हुआ, 3 दिन का बुखार हुआ और वो जाके टाइफाइड के लिए एक बहुत प्रचलित टेस्ट है जिसे विडाल टेस्ट कहते हैं, वो करवा लेते हैं। दुर्भाग्य से बहुत सारे लोगों की वो रिपोर्ट पॉजिटिव भी आ जाती है और वो उनके दिमाग में बुरी तरह से वो रिपोर्ट बैठ जाती है। आप कितना भी प्रयास करो कि ये टेस्ट को 3 दिन के बुखार में करना अप्रासंगिक है, उचित नहीं है। बहुत बार ये टेस्ट कई अन्य कारणों से भी पॉजिटिव आ जाता है। आपको ये टेस्ट नहीं कराना है। पर बहुत मुश्किल होता है इस बात को समझा पाना और लोगों को तैयार कर पाना कि वो टेस्ट न कराएं। आप ये समझते हैं कि लेबोरेटरी में जाके कराया हुआ टेस्ट आपको बहुत स्पष्ट एक दिशा निर्देश देता है कि ये बीमारी है और ये बीमारी नहीं है। मैं आपसे बहुत ईमानदारी से शेयर करना चाहता हूं कि अगर मेडिसिन इतना इतना सुलभ, सहज, गणित की तरह होता कि हमें ब्लैक एंड व्हाइट के बीच इतना क्लियर कट अंतर वो हमें स्पष्ट दिशा निर्देश दे पाता, तो मैं सोचता हूं कि आपको चिकित्सक की भी जरूरत नहीं होती, आप गूगल के माध्यम से भी इलाज कर सकते थे। लेकिन वास्तविक जिंदगी में ऐसा नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि टेस्ट के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सारी बीमारियां पहले दिन अपने समस्त लक्षणों के साथ नहीं प्रकट होती हैं। यह यह धारणा लोगों में नहीं है, ये जानकारी लोगों को नहीं है कि बीमारी को, जिसे हम मेडिकल भाषा में इवॉल्व होना कहते हैं, पूरी तरह से विकसित होना कहते हैं, वो होने में समय लगता है। आज किसी को बुखार पहले दिन आया तो आप पहले दिन ही आपको सारी सुविधाएं, पूरे एक सजग चिकित्सक होते हुए भी, एक कुशल चिकित्सक होते हुए भी, एक पढ़ा लिखा चिकित्सक होते हुए भी आपको पहले दिन ये सुविधा नहीं होती है कि आप बीमारी को देखते ही
बच्चे को हाथ लगाते ही, स्टेथो लगाते ही आप बोल दें कि ये बीमारी है। तो बीमारी को इवॉल्व होने में समय लगता है। जब भी हम बीमारी का आकलन करते हैं तो हमारा ये दायित्व होता है, और हम लोग सब ये करते भी हैं कि भाई रुकने में किसी तरह का खतरा है क्या। उस खतरे का आकलन हम अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से करते हैं। जब हमें लगता है कि रुकने में कोई नुकसान या हानि नहीं है, तब ये निश्चित मानिए कि हमें रुकना चाहिए। ब्लड के टेस्ट का जो विश्लेषण है वो एक अपने आप में बहुत विशिष्ट ज्ञान की उसके लिए आवश्यकता होती है। आपसे पूरी उसकी जो मेडिसिन की जो उसकी पूरी यात्रा है इन टेस्ट के बारे में, वो मैं नहीं समझता हूँ कि आपके साथ उसका उसके बारे में विस्तार से बातचीत करना बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। मैं इतना ही कहूँगा कि चिकित्सक को यह आकलन करना पड़ता है कि आपकी इस बीमारी में उस टेस्ट के पॉजिटिव आने की क्या संभावना है, आपकी इस बीमारी में उस टेस्ट के निगेटिव आने की क्या संभावना है। जब वो टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको वो बीमारी होने की कितनी संभावना है, जब आपका वो टेस्ट निगेटिव आता है तो बीमारी की न होने की कितनी संभावना है। ये बहुत सांख्यिकी का एक बहुत कठिन विश्लेषण होता है, जो हर टेस्ट की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, हम जो दो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो हमें सहायक होता है ये जानने में कि वाकई ये टेस्ट कितना उपयोगी है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि जब आपके बच्चे को बुखार आए तो एकदम से विचलित मत होइए। आकलन करिए कि आपका ये बुखार बच्चे को किस हद तक प्रभावित कर रहा है, उसकी गतिविधि, उसका खेल कूद, उसकी नींद, उस पर उसका कितना असर हो रहा है। जब उसका बुखार उतरता है तो बच्चा आपको कैसा लगता है। अगर बच्चा बहुत सक्रिय है, आपको बीमार नहीं लगता है, तो मोटे मोटे तौर पे आपको बहुत ज़्यादा परेशान या चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। बुखार के साथ आप ये देखिए कि और कौन से लक्षण हैं। खास करके जब बच्चे का बुखार उतरता है तो उसकी चैतन्यता, जागरूकता, इस बात पे ध्यान दीजिए। आप उसकी सांस की रफ्तार को देखिए, उसके पेट के फूलने को देखिए, पेशाब पे ध्यान दीजिए। बहुत सारे पालक बच्चों के बुखार को लेकर इसलिए भी ज़्यादा विचलित हो जाते हैं कि लगभग 4 से 5% बच्चों को बुखार के साथ झटके आते हैं। मैं ये कहूँगा कि ये 6 महीने से लेकर 6 साल के बच्चों के बीच बुखार के साथ झटका आना एक बहुत आम बात है। 4 से 5% कम नहीं होता है, आप सोच के देखिए। तो अगर आपके बच्चे को बुखार के साथ झटका आता है तो कुछ कुछ चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं कि आप जैसे ही बच्चे को बुखार आता है तो आप उसके कपड़े ढीले कर दीजिए, पंखा वगैरह चला लीजिए, आपके पास घर में पैरासीटामॉल है तो दे दीजिए, और बच्चे का आप चाहें तो पानी की पट्टी करके भी बुखार को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना है कि इन तमाम कोशिशों के बावजूद ये पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं होता है कि हम झटके को आने से रोक सकें। इसलिए आप अगर कभी ऐसा हो कि आपके बच्चे को घर में झटके आ गए तो आपको क्या करना चाहिए। उसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि बच्चे के कपड़े ढीले करके उसको एक करवट पे लेटा दीजिए। उसका सिर उसके बाकी के शरीर से थोड़े से नीचे लेवल पे हो। बच्चे की गर्दन थोड़ी सी पीछे करिए। उस समय बच्चे के मुंह को जबरदस्ती खोलकर अपनी उंगली, चम्मच और पानी, ये तीनों बिल्कुल भी नहीं करना है। जब बच्चे को झटके आ रहे हैं, आप उसके मुंह को जबरदस्ती खोलने की कोशिश करेंगे तो आप उसको, उसके दांतों को उसके मुंह में आप इंजुरी कर सकते हैं, अपनी उंगली को इंजुरी कर सकते हैं, और अगर आप पानी पिलाने की कोशिश करेंगे तो वो पानी बच्चे के सांस की नली से अंदर फेफड़े में जा सकता है और स्थिति गंभीर हो सकती है। आमतौर पर ये झटके 5 मिनट से भी कम चलते हैं, तो आप थोड़ा सा धीरज रखें, 4 या 5 मिनट का ऑब्जर्वेशन करें। अगर 5 मिनट में आपके बच्चे का झटका नहीं रुकता है
तो आप जो भी निकटतम स्वास्थ्य सेवा आपको उपलब्ध है वहां पर लेकर जाएं। एक बात और समझ लें कि जब आपके बच्चे को बुखार के साथ झटके एक बार आ गए तो उसे दोबारा ये झटके आने की संभावना 30 से 40% होती है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। एक बार झटका आप देख लेते हैं, आपको एक अनुमान हो जाता है कि आपकी अपेक्षा में आप ये समझने लगते हैं कि भाई हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप अगली बार अगर ऐसा होता है तो आप ज़्यादा सजग होते हैं, आप कम भयभीत होते हैं। बुखार के साथ आने वाले झटकों में बुखार के फिर से कहूंगा कि बुखार के साथ आने वाले झटकों में झटके रोकने की दवाएं आमतौर पर नहीं दी जाती हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप झटकों की दवा देकर बुखार के साथ आने वाले झटके के प्रतिशत को कम नहीं कर सकते हैं, और भविष्य में बड़ा होकर उसे अगर मिर्गी के झटके आने का खतरा है, जो कि मैं यहाँ बहुत दृढ़ विश्वास के साथ आपको कहना चाहूंगा कि उस बच्चे को उतनी ही रिस्क है कि जितनी एक बिना बुखार के बच्चे को है। इसलिए उसको बहुत अतिरिक्त रिस्क नहीं है कि वो बड़ा होकर उसको मिर्गी के झटके आएंगे। लेकिन अभी दवा देकर आप भविष्य में आने वाली रिस्क को भी कम नहीं कर सकते। तो आप बुखार के साथ दोबारा आने वाले झटके को नहीं कम कर सकते, आप भविष्य में होने वाली मिर्गी के रिस्क को भी कम नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों चीजों का आकलन करके समस्त वैज्ञानिक यही कहते हैं कि आपको बुखार के साथ झटकों की दवाई लंबे समय तक नहीं देनी है। हाँ, आपके बच्चे को जब पहली बार बुखार के साथ झटके आए और खास करके वो 1.5 साल से कम का हो, तब आपको चिकित्सक के पास अवश्य जाना है इस आकलन के लिए कि उसे कहीं मस्तिष्क या उसकी झिल्ली का संक्रमण तो नहीं है। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा 3 महीने से कम का है और उसको बुखार आता है और अगर उसके साथ कोई भी लक्षण नहीं है, तो भी आपको चिकित्सक की राय लेना बहुत ज़रूरी है। और 1 महीने से कम के बच्चों को तो बुखार के साथ लगभग ये आवश्यक होता है कि उन्हें अस्पताल में दाखिल करके और उनकी तमाम विस्तार से जांच करनी पड़ती है। इसलिए आपका आपकी जागरूकता जो लेवल है वो बहुत छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो आज मैं इतना ही कहकर आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा कि बुखार एक बहुत आम समस्या है, उसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करिए, विचलित मत होइए। टेम्परेचर कितना है इससे विचलित होकर रात भर बच्चे के सिरहाने बैठकर मत जागिए, बच्चे के कंफर्ट का लेवल पे। आशा है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। धन्यवाद।